वेलकम बैक गाइस, दिस इज तैयब हुसैन। नेटिव कोड आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीडिफाइंड फंक्शंस के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए फंक्शंस होते क्या है। सो फंक्शंस जो होते हैं वो अपने आप में एक सेल्फ कंटेनिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट के थ्रू लिखे जाते हैं। इन्हें हम सब प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं, जो कि डिजाइन किए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया भी था कि जैसे हमने एक कैलकुलेटर बनाया तो हमने उसके अंदर एक एडिशन लेना है, सब्ट्रैक्शन लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है, तो ये इंडिविजुअल हमने फंक्शंस बना दिए। फ्यूचर में अगर हमें ये फंक्शंस कहीं और भी यूज करने हैं तो हम इन्हें यूज कर सकते हैं। आइए और जानते हैं फंक्शंस के बारे में। सो फंक्शंस जब हम डेवलप करते हैं, तो फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उसके थ्रू जब एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करते हैं फंक्शंस के थ्रू, तो वो जो अप्रोच कहलाती है वो कहलाती है मॉड्यूलर अप्रोच। मॉड्यूल के थ्रू हमें किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बनाना, बिकॉज सी लैंग्वेज जो कहलाती है इसीलिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है, क्योंकि प्रोसीजर जो मॉड्यूल है वो अपने आप में एक प्रोसीजर है किसी भी टास्क को, किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को एक मॉड्यूल में ब्रेक करने का। इसके बाद में हम समझते हैं और भी ज्यादा इसके बारे में कि फंक्शंस की हेल्प से रियूजेबिलिटी, जो एक कॉन्सेप्ट है रियूजेबिलिटी, ये सबसे ज्यादा अचीव हमें फंक्शन से होती है। इसको आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमें 10 जगह कोई भी एक पर्टिकुलर सेम टास्क लिखना पड़ रहा है, तो हमें 10 बार वो ऑपरेशन ना लिखकर हमें एक बार उसका फंक्शन डिफाइन कर देना, और जहां भी हमें वो 10 जगह यूज करना है तो हम उस फंक्शन को कॉल कराएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्रीडिफाइंड फंक्शंस की, जो कि हमें यूज करने होते हैं डे 1 से अपनी प्रोग्रामिंग में। सो आइए डिस्कस करते हैं मोर अबाउट फंक्शंस। फंक्शंस की हेल्प से जो होता है डिबगिंग प्रोसेस आसान हो जाती है। डिबगिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एरर वगैरह फाइंड आउट करते हैं, और देयर आर वेरियस प्रीडिफाइंड फंक्शन अवेलेबल इन सी, जो कि हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी लेक्चर बाय लेक्चर समझते और सीखते चले जाएं। ये तो थी प्रीडिफाइंड फंक्शंस के बारे में, लेकिन अगर मान लीजिए कभी हमें जरूरत पड़ती है अपने ऑन फंक्शन डिफाइन करने की, हमें खुद का अपना फंक्शन डिफाइन करने की, तो वहां पर हम अपना फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में आता है, और ये हम समझेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम फंक्शन के इंडिविजुअल वीडियोस क्रिएट करेंगे। इसके बाद में हम समझ लेते हैं प्रीडिफाइंड फंक्शंस को डिटेल में कि प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते क्या हैं। तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं असल में उन्हें लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। तो प्रीडिफाइंड फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं वो सेट होते हैं प्री इम्प्लीमेंटेड फंक्शंस का। तो एक कलेक्शन है जो प्री इम्प्लीमेंटेड फंक्शंस है बाय द ऑनर ऑफ द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज को बनाता है वो डिजाइन करता है इन सभी फंक्शंस को, और जो कि अवेलेबल होते हैं कंपाइलर के साथ। तो किसी भी लैंग्वेज को जब आप डाउनलोड करेंगे, तो जब उसका कंपाइलर डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप में या आपके सिस्टम में, सो उसी के साथ साथ ये प्री डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं, ये लाइब्रेरी फंक्शंस जिन्हें हम कहते हैं, वो सब इनबिल्ट हो जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। सो एक्चुअल में जो इम्प्लीमेंटेड पार्ट होता है, द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शंस आर अवेलेबल इन द .lib एंड .obj फाइल। तो एक्चुअल में जो ये फाइल्स होती हैं, जो जिन्हें हम कह रहे हैं कि लाइब्रेरी फंक्शंस जो बने होते हैं, ये .lib लाइब्रेरी और .obj फाइल्स होती हैं, जो कि पहले से ही प्री कंपाइल्ड फाइल होती हैं। एंड वन मोर थिंग, ये जो lib एंड obj फाइल्स होती हैं ये सिक्योर होती हैं, इन्हें हम रीड नहीं कर सकते। ये बाइनरी फाइल्स होती हैं जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, बट ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड। हम इन्हें सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, और ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट भी नहीं की जा सकती, ये सिर्फ जस्ट यूज की जा सकती है। और lib फाइल्स कंटेंट प्री कंपाइल्ड कोड एज आई डिस्कस्ड जस्ट राइट नाउ। जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि कंपाइलेशन एरर को रोकने के लिए हमें प्री डिफाइंड फंक्शन की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करनी होती है। फॉरवर्ड डिक्लेरेशन जो होती है वो वही होती है कि हमें टॉप पर सबसे पहले लिखे किसी भी इंस्ट्रक्शन से पहले प्रोटोटाइप को डिफाइन करना अपने फंक्शन का। बट ये एक टीडियस टास्क होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम ये जो टास्क परफॉर्म करते हैं ये हेडर फाइल की हेल्प से करते हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस की। सी लैंग्वेज में printf और scanf ये दो फंक्शन हैं जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के, और दोनों ही फंक्शंस जो हैं वो
अवेलेबल होते हैं आपके stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के हेडर फाइल्स के। और ये जो फंक्शंस हैं ये फॉर्मेटेड फंक्शंस के नाम से जाने जाते हैं बिकॉज वी कैन टेक इनपुट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम कीबोर्ड एंड ऑल्सो कैन प्रिंट वेरियस टाइप ऑफ डेटा, वेरियस टाइप इन द सेंस लाइक इंटीजर, फ्लोट, double, whatever it is, means any type of data we can take from the printf and scanf. So clear screen एक another function है जो हमें mostly use करना पड़ता है अगर हम turbo C के साथ में हम काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर स्क्रीन को जो प्रीवियस स्क्रीन होती है उसको क्लियर करने के लिए मोस्टली यूज होता है। हेडर फाइल की हम बात करें तो conio.h हेडर फाइल है जहां पर ये इसका प्रोटोटाइप डिक्लेयर होता है और बाय यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन क्लियर द डेटा फ्रॉम द कंसोल। और इस फंक्शन का जो यूज है वो वैसे ऑप्शनल है बट रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको यूज करना है तो आफ्टर द डिक्लेरेशन पार्ट ओनली, मतलब जो आप डिक्लेरेट कर लेते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर वगैरह कर लेते हैं फंक्शन या किसी भी फंक्शन के अंदर, तभी इसको डिफाइन करें, मीन्स तभी इसको क्लियर स्क्रीन फंक्शन को आप प्लेस करें। getch की अगर हम बात करें तो getch अनदर फंक्शन है जो आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है आउटपुट एरिया पर, मीन्स एक कैरेक्टर की रिक्वेस्ट करता है ये हमेशा कि हे यूजर एंटर ए कैरेक्टर अंटिल आई विल होल्ड योर स्क्रीन, मीन्स आई विल रिक्वेस्ट इट। सो कोई भी एक कैरेक्टर हम इसके थ्रू इनपुट कराते हैं तो ये बैक टू हमें एडिटर पर ले जाता है, लेकिन उससे पहले ये होल्ड करके रखता है हमारे आउटपुट स्क्रीन। जनरली getch function we are placing at the end of the body because after printing the output it can hold the screen until we are passing any character. कमेंट्स की अगर हम बात करें तो कमेंट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। और कमेंट लिखने का जो मकसद होता है वो होता है एक्सप्लेनेशन देना किसी भी पर्टिकुलर कोड या ब्लॉक ऑफ कोड के बारे में, क्योंकि आपका कोड सिर्फ आप तक नहीं सीमित रहना, वो बहुत सारे आपके जो कलीग्स हैं उनके द्वारा भी पढ़ा जाता है। तो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ये। इंडस्ट्री में जब आप काम करते हैं तो आपको ये सजेशन दिया जाता है कि आप अपने कोड को एलैबोरेट करके लिखें ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े कहीं किसी तरह के डिबग या चेंजेस की तो आसानी से ट्रैक किया जा सके। ओके, सो व्हेन वी आर यूजिंग द कमेंट्स इन द प्रोग्राम देन द स्पेसिफिक पार्ट इफ द प्रोग्राम इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। सो जो पार्ट होता है जस्ट मिस्टेक हो गई तो इग्नोर इट। इसके अलावा हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन आप डबल स्लैश के थ्रू कर सकते हैं, मल्टी लाइन आप इस तरह से कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर अगर हम दोबारा से फिर नेस्टिंग ऑफ कमेंट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं हो। कोड ब्लॉक, आज मैं आपको बताता हूँ कि कोड ब्लॉक में फाइल कैसे जनरेट करते हैं। तो आज हम प्रोजेक्ट के थ्रू बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रोजेक्ट फ्यूचर में सीखेंगे प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे, फाइल के बाद में हमने सोर्स कोड C++ सोर्स कोड चूज करना है और C++ सोर्स कोड के बाद में यहाँ पर हमने इसको चूज करना है एंड देन उसके बाद में गो पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने चूज करना है C लैंग्वेज एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमने पाथ चूज करना है जहां पर हमने अपना फाइल का नेम देना है। तो जैसे कि प्रीवियस फाइल थी हमारी इनपुट एंड आउटपुट, तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस के नाम से हमने एक फाइल बना दी। यहाँ पर .c लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा और जैसे इसको हम सेव कर देते हैं तो ये हमारी फाइल आ गई। अगर हम ये प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रहे होते तो यहाँ पर चेक करने की जरूरत थी, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको फिनिश कर देंगे और हमारी ये फाइल कंप्लीट तैयार हो गई। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं लिखना अपना पहला प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम। सो इसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे वो सभी चीजें जो आज हमने पढ़ी हैं। सो हैश include stdio.h include conio.h and then here I'm just writing void main. Okay, so now we are just doing what, ये जो सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर सबसे टॉप पर ही डिक्लेरेशन करनी होती है। तो यहाँ पर हम कमेंट के थ्रू इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कमेंट हमें यहाँ पर प्लेस करने, लाइक
डिक्लेरेशन एरिया ये होता है। तो यहाँ पर हम डिक्लेयर कर लेते हैं कुछ वेरिएबल इंट a, b एंड c, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट टर्मिनेट होनी चाहिए सेमीकोलन से। अब इसके बाद में हम क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं। हालांकि इसका कोई यूज यहाँ पर नजर नहीं आएगा आपको, बट स्टिल आई एम जस्ट शोइंग यू। एंड देन हियर यहाँ पर हम कुछ इनपुट वगैरह ले लेते हैं, लाइक एंटर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो ये दो इनपुट हमने यूजर से ले लिए हैं और यहां पर हम इनको दोनों को इनपुट ले रहे हैं स्कैनएफ के थ्रू। ऊपर की लाइन जो जस्ट एक हेडिंग की तरह है कि जब हम कंसोल पर एप्लीकेशन रन कराएंगे तो ये एक तरह से यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन होगी, वो डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रही होगी कि दो वैल्यूज स्कैन करनी है। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज इंटीजर हैं तो परसेंटाइल d एंड देन परसेंटाइल d एंड देन उसके बाद में हमें एड्रेस, क्योंकि एड्रेस के लिए m% यूज करते हैं, एड्रेस ऑफ a एंड एड्रेस ऑफ b यूज करना है। होता क्या है कि जब आप इस एड्रेस यूज करते हैं तो वैल्यूज स्कैन होती है इस फंक्शन के थ्रू, और इस फंक्शन में परसेंटाइल d के थ्रू स्कैन होने के बाद में इस एड्रेस पर प्लेस हो जाती है, इस तरह से यहां पर प्लेस हो जाती है। और इसके बाद में यहां पर हमने एक जो हमने c वेरिएबल लिया है, c इक्वल्स टू a प्लस b, ये एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एफ द सम इज, क्योंकि सम इज परसेंटाइल d, क्योंकि सम भी हमारा इंटीजर आने वाला है और यहाँ पर क्योंकि सम है किसके अंदर, c के अंदर, तो ये जो c है ये एक वैल्यू है, यहाँ पर एड्रेस नहीं देना हमने, तो ये c यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देगा। और इस तरह से जो स्टेटमेंट हमारी यहाँ लिखी है ये कंप्लीट स्टेटमेंट हमारी प्रिंट हो जाएगी कंसोल। और क्योंकि हमें अपनी स्क्रीन को होल्ड करके रखना है तो हम इस तरह से इस फंक्शन को बंद कर, एक बार मैं आपको डिबग करके दिखा देता हूँ। देयर इज नो एरर राइट नाउ इन द प्रोग्राम, बिल्ड फाइल नो टारगेट, एंड देन इसके बाद में यहाँ पर हमें देखना होता है बिल्ड फिनिश्ड, 0 एरर 0 वार्निंग। तो रन करा लेते हैं प्रोग्राम को। So it is asking the values, so I'm just passing 10 and then 20, because दो वैल्यूज हमने पास करनी है तो ये एंटर मारने पर दूसरी वैल्यू का भी रिक्वेस्ट करेगा। जैसे ही हमने इसको प्रिंट कराया तो द सम इज 30। इससे पहले आपने नोटिस करा होगा यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम लिख कर आता था, एक रिटर्न टाइप लिख कर आता था, मीन्स रिटर्न एग्जिट रिटर्न क्या है, बहुत सारी चीजें लिखी आती। तो अभी जो ये कर्सर है वो एक्चुअल में गेट ch पर रुका हुआ है, तो गेट ch के पास ये रिक्वेस्ट मांग रहा है। हमने एंटर की दे दी, तो जैसे ही हमने एंटर की दी तो बाकी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया और हम एग्जिट हो गए मेन फंक्शन से। अभी तक हम यहाँ पर कहाँ थे, मेन फंक्शन में ही थे। तो ये कंप्लीट हमारा प्रोग्राम हो गया। आगे हम और भी प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस एंड लाइक्स एंड सब्सक्राइब अवर वीडियोस एंड चैनल। और अगला लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए। लेक्चर नंबर 10 कंटिन्यू करें जिसमें हम समझेंगे ऑपरेटर्स।